कहानी की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम योंग मिन है। उसके मॉम के जाने के बाद वो उनकी टैक्सी चलाने लगा ताकि उसका और उसकी ग्रैंडमा का गुजारा चल सके। वो डे नाइट टैक्सी चलाता और पैसे इकट्ठा करता ताकि घर का किराया और बाकी जरूरतें वो पूरी कर सके। उसके बाद उसका एक फ्रेंड टैक्सी में बैठता है जो एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसको धक्के मार के निकाल दिया था ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाले। तो योंग मिन उससे अपने बाकी के पैसे मांगने लगता है जो कि उसके दोस्त ने अभी तक नहीं दिए थे, और इतने में वो उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वहां देखते हैं कि उसके दोस्त के घर एक आदमी चोरी करके भाग रहा था। उसका दोस्त योंग मिन से कहता है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा, बस तुम उसका पीछा करो और मेरी हेल्प करो। और योंग मिन खुश होकर मान जाता है और उसका पीछा करता है और किसी तरह उस चोर को पकड़ भी लेता है। अगले सीन में वो उसकी ग्रैंडमा के लिए कुक कर रहा था और फिर अपने काम पे चला जाता है। उसकी ग्रैंडमा सोचती है कि बेचारा मेरा बेटा कितनी जिम्मेदारियां उठा रहा है और उनको उस पे नाज है। यहाँ योंग मिन अपनी कार की सफाई करने लगता है, लेकिन उसके कॉइन्स गिर जाते हैं और एक कॉइन कार के नीचे फंस जाता है। योंग मिन को पैसे की अहमियत पता थी, इसलिए वो एक भी कॉइन नहीं छोड़ता और वो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। और तभी उसे वहाँ से एक पुराना मॉडल का मोबाइल मिलता है। वो सोचने लगता है कि जरूर ये किसी पैसेंजर का होगा। तभी उसे उसमें से जोर का करंट लगता है और वो उस मोबाइल को कार में ही रख देता है। तभी उसका लैंडलॉर्ड वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुमने पिछले 3 मंथ से किराया नहीं दिया। अब तुम्हें अगर घर में रहना है तो 1 मंथ के अंदर 2 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो ये घर तुम्हें छोड़ना होगा। वो परेशान हो जाता है और वो सोच रहा था कि वो कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, लेकिन 1 मंथ में 2 लाख कमाना नामुमकिन जैसा है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां चुड़ैल के गेटअप में आ जाती है और योंग मिन उसे देख के डर जाता है। फिर वो उसे बताती है कि हम एक एक्ट्रेस है। फिर वो उन्हें उनकी लोकेशन में छोड़ के चला आता है। रास्ते में ही था और वो पीछे देखता है, वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि आपके फ्रेंड्स को मैंने ड्रॉप कर दिया है, प्लीज आप भी उतर जाइए। वो लड़की बिना दरवाजा खोले आर पार हो जाती है। ये देख के योंग मिन बेहद डर जाता है, यानी ये लड़की नहीं बल्कि लड़की का गोस्ट है। वो गोस्ट गर्ल थोड़ा दूर जाती है और फिर से उड़ के उस टैक्सी में आ जाती है, जिसे देख योंग मिन बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह उठता है वो गोस्ट गर्ल को वहाँ देख के बाहर भाग जाता है और एक आदमी को पूछता है कि कोई उसकी टैक्सी में है। वो आदमी उसे ना कहता है। योंग मिन सोचता है कि जरूर उसे कुछ वहम हुआ होगा। वो कार में बैठ जाता है, लेकिन वो गोस्ट वही थी। योंग मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो काफी डरा भी हुआ था। वो गोस्ट उससे मदद मांगती है, कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे मरी। योंग मिन उससे कहता है कि वो भी उसे नहीं जानता और उसकी टैक्सी से निकलने कहता है, लेकिन गोस्ट गर्ल कहती है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। वो टैक्सी से कुछ दूर तक ही जा पा रही थी और फिर से उड़ के उस टैक्सी में ही आ जा रही थी, यानी वो वहाँ फंस चुकी थी। फिर योंग मिन को याद आता है कि अब काम शुरू करना होगा, मुझे किराए के पैसे भी तो जमा करने हैं। और वो एक पैसेंजर को टैक्सी में बिठाता है, लेकिन उसको टैक्सी में अनकंफर्टेबल फील होता है और बहुत ठंड लगती है, इसलिए वो टैक्सी से बीच रास्ते में ही उतर जाता है। ये गोस्ट गर्ल की वजह से था, यानी योंग मिन अब जब तक गोस्ट गर्ल वहाँ थी तब तक कोई भी पैसेंजर नहीं ले सकता है। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड आदमी को देखते हैं। वो ग्रेवयार्ड में अपनी बेटी से मिलने आया था जिसका मर्डर हुआ था। उसे पुलिस से मैसेज मिलता है कि आपकी बेटी का केस दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और जल्दी उस पर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी। हम वहाँ ग्रेवयार्ड में एक लड़की की तस्वीर देखते हैं जो कि उसी लड़की की थी जो कि योंग मिन की टैक्सी में थी। उसके बाद टैक्सी में एक डॉक्टर जिसका नाम डोजिन था वो बैठता है और उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने कहता है। डॉक्टर डोजिन ने योंग मिन की मदद की थी जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल था और डॉक्टर डोजिन की बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। यहाँ टैक्सी में गोस्ट कहती है कि देखो ऐसा नहीं है कि सभी पैसेंजर्स की तबीयत खराब हो जाती है, और फिर उसे एक आदमी को दिखाते हुए कहती है कि देखो एक पैसेंजर। योंग मिन टैक्सी रोकता है और उसे अंदर आने कहता है। वो आदमी बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे देख सकते हो। आदमी उस टैक्सी में बिना दरवाजा खोले आर पार होके बैठ जाता है, यानी ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गोस्ट है। अब वो 2 गोस्ट के बीच उस टैक्सी में फंस गया था और अब उसका दिमाग खराब होने लगा था कि मुझे एक पर एक गोस्ट फ्री मिल गया, कोई भूतों की स्कीम है क्या। फिर वो गुस्से में टैक्सी बेचने जाता है, इससे वो घर का पूरा किराया भी चुका सकेगा। तभी वहाँ एक और आदमी का गोस्ट उन्हें दिखाई देता है। वो गोस्ट भी खुश हो जाता है कि उसे कोई देख सकता है और वो उनसे मदद मांगता है और कहता है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है और उसके लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी कार में मैंने गोल्ड रखा हुआ है,
लेकिन ये मेरी फैमिली को देने से पहले मेरी मौत हो गई। गोल्ड का नाम सुनते ही योंगमिन उसे ढूंढ के निकालता है। वो उस गोल्ड को उस गोस्ट की बेटी को देता है, जो फिर उसकी मॉम को देती है। उन्हें कहती है कि मॉम, ये मुझे एक स्ट्रेंजर ने दिया और ये पापा ने भेजा है। उसकी मॉम बहुत रोने लगती है। उस आदमी का गोस्ट भी वहाँ खड़ा था, जो योंगमिन को थैंक्स कहता है और इस दुनिया से गायब हो जाता है। ये देख योंगमिन और दोनों गोस्ट भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो छोटी लड़की योंगमिन के पास आती है और उसे गोल्ड की रिंग देती है और कहती है कि पापा ने मुझे ये आपको देने कहा था। योंगमिन खुश हो जाता है। फिर सब वहाँ से जाते हैं। रास्ते में योंगमिन कहता है कि मुझे इस टैक्सी को बेचना ही होगा ताकि मैं अपना किराया चुका सकूं। लेकिन गोस्ट गर्ल नहीं चाहती थी कि वो ये टैक्सी बेचे, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई थी। योंगमिन को आइडिया देती है कि क्यों ना तुम इस टैक्सी को गोस्ट टैक्सी बना दो और गोस्ट की मदद करो, और उसके बदले वो तुम्हें पैसा देगी जो उन्होंने तब कमाए थे जब वो जिंदा थे, और फिर तुम अमीर हो जाओ। योंगमिन को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो तो अमीर होने का सपना ही देखने लगता है। फिर वो आदमी का गोस्ट उसे बताता है कि मेरी शादी के 1 मंथ के बाद मेरी मौत हो गई और मैं अपनी वाइफ को एक बाथटब दिलाना चाहता था। वो गोस्ट उसे झूठ कहता है कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, ताकि योंगमिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो। जब वो उसके घर पहुंचता है तब वो गोस्ट उसे सच बताता है कि एक्चुअली मेरे पास 2 ही लाख रुपए है और बाथटब लेने के बाद बचे सभी पैसे तुम रख सकते हो। ये सुन के योंगमिन गुस्सा हो जाता है कि ये गोस्ट मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद वो अपने बाथटब को देखता है और उससे अपनी मॉम से जुड़ी यादें याद आती है और उस गोस्ट की हेल्प करने तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे वो गोस्ट के घर जाता है और उसकी वाइफ से झूठ कहता है कि मैं आपके हस्बैंड का कजिन हूँ। उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। तभी गोस्ट की वाइफ को ऑफिस से कॉल आता है कि आपका मुआवजा फाइनली पास हो गया। एक्चुअली गोस्ट की मौत ऑफिस में काम करते वक्त हुई थी, इसलिए ऑफिस उन्हें उसका मुआवजा दे रही थी। वो सभी ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ अचानक से गोस्ट की मॉम वहाँ आ जाती है, जो उन्हें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। वो बचपन से ऑर्फनेज में बड़े हुए, तो उसे अपना मॉम का चेहरा याद नहीं था। फिर वो उसकी वाइफ से बातें करने लगती है और साथ में मिलके उसके बेटे का मेमोरियल भी करते हैं, जिसमें वो वहाँ कीवीज रखती है और कहती है कि मेरे बेटे को बहुत पसंद थी। तभी गोस्ट योंगमिन से कहता है कि मुझे तो कीवीज से एलर्जी है। योंगमिन को ये बात हजम नहीं होती कि क्या ये औरत सच में गोस्ट की मॉम है भी या नहीं। यहाँ वो औरत गोस्ट की वाइफ से बातें करके उगलवा देती है कि उनका अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस बात का फायदा उठा के वो औरत सब मुआवजा उसके नाम कर देती है और चली जाती है। ये देख के वो गोस्ट भी बहुत दुखी होता है। योंगमिन उसके बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है और गोस्ट की मॉम के घर का पता लगाता है और वहाँ उसे एक फोटो मिलती है, जिससे गोस्ट को याद आता है कि उसकी मॉम के हाथ में स्कार था, जैसे दूसरी वाली तस्वीर की औरत के हाथ में है। यानी फोटो में जो दूसरी औरत है वही गोस्ट की मॉम है। वो जाके ये पुलिस को बताता है, लेकिन वहाँ उस औरत के हाथ में भी स्कार था, यानी वो पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। उल्टा वो योंगमिन और गोस्ट की वाइफ पे उसके बेटे के मर्डर का इल्जाम लगा देती है। उसकी वाइफ वहाँ बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। योंगमिन गोस्ट के पुराने कोई चीज से डीएनए लेता है और उस औरत के डीएनए के साथ मैच करने कहता है, जो कि मैच नहीं होता। उससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ ले, दोनों फ्रॉड वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद योंगमिन गोस्ट को किया प्रॉमिस भी पूरा करता है और उसके घर में एक बाथटब लगाता है। उसके बाद ऑफिस से उसकी वाइफ को कॉल आता है। वो वहाँ जाते हैं और मुआवजा गोस्ट की वाइफ को मिल जाता है। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। फिर टैक्सी में ही वो उसे घर छोड़ता है, लेकिन वो मुआवजे के पेपर्स टैक्सी में ही भूल गई थी, जिसे लौटाने के लिए योंगमिन उसके घर जाता है और वहाँ देखता है कि वो औरत और उसके पति ने गोस्ट की वाइफ को किडनैप कर दिया है और उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन चाह के भी योंगमिन उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। गोस्ट भी अपनी वाइफ और बच्चे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था और वो चिल्लाने लगता है, और जैसे ही वो लॉक पे मारता है, किसी मिरेकल की तरह वो ताला टूट जाता है और योंगमिन उसकी वाइफ को बचा लेता है और वो बुरी औरत और उसके पति को पुलिस के हवाले कर देते हैं। योंगमिन गोस्ट की वाइफ से कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है और उसे बताता है कि आपके हस्बैंड ने ही मुझे आपके पास भेजा और वो हमेशा से मरने के बाद भी आपके साथ ही थे, आपके आसपास थे और वो अभी भी इस कमरे में है और आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उसकी वाइफ ये बिलीव नहीं कर पाती, लेकिन फिर जो योंगमिन कहता है उसको यकीन हो जाता है। योंगमिन कहता है कि तुम्हें याद है कि हम सुबह जल्दी स्कूल के लिए निकलते थे ताकि हम स्टार्स देख सके और हम हमारे बच्चे का नाम स्टार रखेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया था। इसलिए तुम हमारे बच्चे का नाम स्टार ही रखना, ताकि मैं ऊपर से एक स्टार बनके हमेशा उसे देखूंगा। वो कहते कि हाँ, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। गोस्ट कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, और कहती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, हमारा बच्चा है अब।
और अब घोस्ट के जाने का समय था। वो देखते ही देखते गायब हो जाता है। उसके बाद घोस्ट गर्ल और योंगमिन बातें कर रहे थे। तभी योंगमिन उसके हाथ का हेयर बैंड देखता है जो कि उसकी मॉम का था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कैसे आया, लेकिन घोस्ट गर्ल को कुछ भी याद नहीं था। वो घर जाके वो हेयरबैंड अपनी मॉम के रूम में ढूंढने लगता है और ग्रैंडमा को पूछता है कि आपके पास उसका फोटो है। ग्रैंडमा उसकी मॉम के फोन से फोटो दिखाती है और ये वही हेयरबैंड था जो कि योंगमिन ने उसकी मॉम को दिया था। फिर उस फोन में उसकी मॉम के साथ एक लड़की की तस्वीर थी। ग्रैंडमा योंगमिन को दिखाती है। जब योंगमिन देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये तो यही घोस्ट है और उसे भी दिखाता है और वो कहती है कि वाह मैं कितनी सुंदर हूँ ना। लेकिन योंगमिन सोचता है कि आखिर वो और उसकी मॉम एक दूसरे को कैसे जानते थे। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर्स जो योंगमिन के मॉम के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो योंगमिन को मिलने बुलाते हैं। वहाँ पर वो उल्टा उस पे ही शक करते हैं कि उसने अपनी मॉम को तो नहीं मारा। वो फ्लैशबैक में जाता है जब वो अपनी मॉम से फोन पे बात कर रहा था। एक्सीडेंट होते ही उसकी आवाज उसने सुनी और वो दौड़ के वहाँ पहुँचता है और वहाँ के लोगों ने एम्बुलेंस बुला दिया था, लेकिन उसमें ज्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए वो भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है क्योंकि उसकी मॉम की टैक्सी मौका वारदात पर ही रहे और पुलिस को सब सबूत मिल सके। लेकिन फिर भी पुलिस उस पर शक कर रही है। वो ये बात से नाराज होकर चला जाता है। अगले सीन में योंगमिन की ग्रैंडमा परेशान थी कि आजकल योंगमिन खुद से ही बातें करने लगा है और फिर वो उस नर्स को फोन लगाती है जो कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखती थी। ये वही नर्स थी जो डॉक्टर डोजिन के साथ काम करती थी और उसे पसंद करती थी। योंगमिन की ग्रैंडमा सोचती है कि क्यों ना योंगमिन और वो दोस्त बन जाए या फिर दोस्त से ज्यादा करीब आए। तभी हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है और नर्स और डॉक्टर डोजिन वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन एक नर्स जिसका नाम जंगवू था उस बच्चे को गलत इंजेक्शन देता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। एक्चुअली जब से जंगवू ने उस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था तब से ही हॉस्पिटल में मरने वालों के नंबर इंक्रीज हो गए थे और उसके पास कई तरह के जानलेवा मेडिसिन थी जो वो सबसे छिपा के रखता था। उस बच्चे की मौत से उदास डॉक्टर डोजिन जंगवू को धमकी देता है कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। तभी जंगवू डॉक्टर डोजिन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी सबको बता दूंगा तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम क्या करते हो डॉक्टर डोजिन। नेक्स्ट सीन में योंगमिन की टैक्सी में एक आदमी बैठा है जो कि एक शमन यानी जो भूत देख सकते हैं और उसे कैद कर सकते हैं। वो योंगमिन से कहता है कि मैं पीछे उस औरत को देख रहा हूँ और ये टैक्सी में किसी चीज से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से ये अपनी दुनिया में नहीं जा पा रही। तुम्हें उस चीज को ढूंढ के फेंकना होगा अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए। योंगमिन समझ जाता है कि वो उस पुराने मॉडल के मोबाइल से जुड़ी है, लेकिन टेस्ट के लिए वो मोबाइल लेके टैक्सी से दूर जाता है और तुरंत ही वो घोस्ट उड़ के उसके बेहद करीब आ जाती है। ये देख दोनों एम्बेरेस हो जाते हैं और फिर टैक्सी में दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। तभी इस मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वो घोस्ट कल वहाँ से गायब हो जाती है। योंगमिन चेक करता है कि कहीं उस मोबाइल का चार्जर मिल जाए, लेकिन वो फोन का मॉडल बहुत पुराना होने की वजह से उसे चार्जर कहीं नहीं मिलता। अब उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसे कि घोस्ट कल के आने से पहले था और उसे बहुत सारे पैसेंजर्स मिलने लगते हैं। यहाँ हम घोस्ट कल को देखते हैं जो कि दूसरी ही दुनिया में चली गई थी। वो बहुत अकेली थी और डरी हुई थी और बस रोए जा रही थी। नेक्स्ट डे योंगमिन की ग्रैंडमा टैक्सी में पुराना फोन देख लेती है तो योंगमिन बताता है कि ये किसी पैसेंजर का खराब मोबाइल है और उसे मैं फेंकने ही वाला था। उसकी ग्रैंडमा को म्यूजिकल क्लास में छोड़ता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा वो फोन लेके एक डस्टबिन में फेंक देती है। ये देख के योंगमिन सोचता है कि शायद अच्छा ही हुआ और पैसेंजर्स लेने में लग जाता है। तभी उसकी एक दोस्त जो खुद भी एक टैक्सी चलाती थी अपनी मॉम को टैक्सी में बिठाकर किसी काम से जाती है, लेकिन उसकी मॉम को अल्जाइमर की बीमारी थी यानी ऐसी बीमारी जिसमें वो सब कुछ भूल जाती है। वो छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख बहुत खुश होती है और एक बच्ची को अपनी बच्ची यानी वो टैक्सी वाली लड़की समझ के उसके पीछे ही चली जाती है और फिर उस बच्ची की मॉम उस बेचारे को पुलिस से पकड़वा लेती है। यहाँ उसकी बेटी को पता चलता है कि उसकी मॉम कहीं चली गई है। वो रोने लगती है और योंगमिन की हेल्प लेती है और अपनी मॉम को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। उसकी बेटी बहुत परेशान होकर रोने लगती है और योंगमिन को बताती है कि मेरी मॉम एक घोस्ट की तरह है जो सबको दिखती है लेकिन कोई उन्हें देखना नहीं चाहता और सिर्फ मैं हूँ जो उन्हें देखती हूँ और उसका ख्याल रखती हूँ। योंगमिन को घोस्ट गर्ल की याद आ जाती है क्योंकि वो भी तो बिल्कुल वैसे ही अकेली हो। फिर वो फैसला लेता है कि वो उस मोबाइल को ढूंढ के रहेगा। तभी उसके दोस्त को पुलिस की तरफ से कॉल आता है कि उसकी मॉम पुलिस स्टेशन में है और वो फिर भागती हुई वहाँ जाती है। यहाँ हम दूसरी दुनिया में घोस्ट गर्ल को देखते हैं जिसकी हालत बेहद खराब हो रही थी। सुबह योंगमिन वो पुराना फोन डस्टबिन से निकलवाता है और कैसे करके उसका चार्जर ढूंढ लेता है और आखिरकार घोस्ट गर्ल फिर से उसके पास आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो योंगमिन को सब कुछ बताती है कि वो कैसे जगह में थी और वहाँ उसे एक लेडी भी दिखाई दी थी। नेक्स्ट सीन में पुलिस घोस्ट गर्ल का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और घोस्ट गर्ल का फादर पुलिस को कहता है
कि आप जल्द से जल्द पता लगाइए। फिर रात को योंगमिन को एक लेडी पैसेंजर मिलती है जो भी एक गोस्ट ही थी, लेकिन अब योंगमिन गोस्ट से नहीं डरता था। वो उसे टैक्सी का किराया मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और उसकी जगह उसे एक ऐसी जगह बताती है जहाँ बहुत सारे भूत थे। योंगमिन और गोस्ट गर्ल दोनों खुश हो जाते हैं कि अब तो बस पैसे की बारिश होगी, और वो वहाँ एक लड़के के गोस्ट से मिलते जो कि गोस्ट गर्ल का क्लासमेट था और किसी वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। वो गोस्ट गर्ल को देखते ही पहचान जाता है और पहली बार उसे अपना नाम पता चलता है कि वो लड़का उसे जी ह्यून के नाम से बुलाता है। गोस्ट गर्ल यानी जी ह्यून खुशी के मारे कूदने लगती है। योंगमिन भी उसे देख के खुश होता है। वो लड़का जीयून और योंगमिन को अपने घर ले जाता है और वहाँ जीयून से बातें करने लगता है, और उसके बाद योंगमिन से कहता है कि मैं बचपन से जीयून को पसंद करता हूँ और ये हमारी डेस्टिनी है कि हम आज मरने के बावजूद मिले और अब मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। ये सुन के योंगमिन को बुरा लगता है क्योंकि गाइस वो जीयून को पसंद करने लगा था। फिर वो लड़का उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मेरे सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा जो मैंने तब कमाए जब मैं जिंदा था। और योंगमिन मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो जीयून को एक न्यू ड्रेस पहनाता है जो कि एक मैजिक के जैसे पहन लेती है, और वो लड़का जीयून के साथ अकेले रोमांटिक मूवी भी देखता है। योंगमिन को ये सब बुरा लग रहा था और वो काफी जेलस होता है। जीयून भी ये देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। और फिर उसके बाद एक कैंडल लाइट डिनर। अब उस लड़के से बात करते वक्त वो योंगमिन को बताता है कि अब बस मैं उसे एक रिंग पहनाना चाहता हूँ और उसे प्रपोज कर दूंगा। ये सुनकर योंगमिन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। फिर वो लड़का कहता है कि बस वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दे, उसके बाद हम साथ में इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। योंगमिन ये सुन के परेशान हो जाता है, अपने घर पहुंचता है। जीह्यून उसे बात करने आती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें वो लड़का कैसा लगता है और अब तो तुम्हें अपना नाम पता चल गया तो उसके साथ तुम जा सकती हो। जीह्यून पूछती है कि तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ। योंगमिन हार्शली उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी करो। जीह्यून उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे पता है कि उस लड़की ने तुम्हें मुझे डेट करने के बदले ढेर सारे पैसे देने कहा है और मैं इसलिए उस लड़के के साथ थी क्योंकि तुम्हें वो मिले जो तुम्हें चाहिए, पैसे। और गुस्सा तो मुझे करना चाहिए क्योंकि ये सब करने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। और वहाँ से चली जाती है। योंगमिन को बुरा लगता है कि जीह्यून को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उस लड़के के साथ थी उसकी वजह से। नेक्स्ट सीन में योंगमिन 2 रिंग्स खरीदता है ताकि वो लड़का जीह्यून को प्रपोज कर सके, और उस लड़के के पास टैक्सी से जा रहे थे, लेकिन योंगमिन नहीं चाहता था कि वो लड़का जीह्यून को रिंग पहनाए, इसीलिए वो टैक्सी दूसरे रास्ते से घुमा लेता है। जीह्यून कहती है कि अगर उस लड़के के पास हम नहीं गए तो तुम्हारा गोस्ट टैक्सी का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वो मन में ही सोचता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ क्योंकि मुझे गोस्ट से प्यार हो गया है। वो घर पहुँचते हैं जहाँ जीह्यून योंगमिन से कहती है तुम्हें ये क्या हो गया है, हमारा गोस्ट टैक्सी का बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसे तो। लेकिन योंगमिन उसके कोई बात का जवाब ही नहीं देता। जीह्यून और उसके फोन को घर पे ही रख के वहाँ से बाहर चला जाता है। जीह्यून और ग्रैंडमा पूरी रात उसका वेट करते हैं। यहाँ योंगमिन उस शमन से फिर से मिलता है। योंगमिन उससे पूछता है कि क्या सच में अगर गोस्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो उस दुनिया से चले जाते हैं। शमन कहता है कि हाँ, और समझ जाता है कि वो जीह्यून की बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर उसे कोई गोस्ट मिल गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे जाने दो। योंगमिन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। शमन समझ जाता है कि ये उसे पसंद करने लगा है। तो योंगमिन पे भड़क जाता है और कहता है कि तुम सही नहीं कर रहे हो, एक गोस्ट का अपनी दुनिया में जाना ही अच्छा है, तुम इस तरह उसे इस दुनिया में भटकाकर नहीं रख सकते हो। फिर वो सुबह घर जाता है और जीह्यून को उस लड़के के पास ले जाने कहता है और वो रेडी हो जाती है। फिर वो लड़का जीह्यून को प्रपोज करता है और उससे अपने साथ चलने कहता है। वहाँ योंगमिन जो बाहर बैठकर सब कुछ देख रहा था वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ जीह्यून लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अभी खुद के बारे में जानना है कि मेरी मौत कैसे हुई। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैंने अपने दिल की बात कह दी और तुम्हारे साथ अच्छे पल बिता लिए, इसलिए मैं इस दुनिया से अब चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है कि अगर गोस्ट इंसान से प्यार करने लगे फिर भी वो गायब हो जाएगा, इसलिए तुम कभी योंगमिन से प्यार मत करना। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। या योंगमिन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि जीह्यून ने उस लड़के को प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और वो खुश हो जाता है। घर जाते वक्त वो कहता है कि तुम चली क्यों नहीं गई। जीह्यून कहती है कि मैं पहले अपने बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। योंगमिन कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर उस शमन के पास ले जाता है जो उस पर एक तालिस्मान लगाता है और जीह्यून बेहोश हो जाती है। जीह्यून को बेहोशी में अपनी कुछ यादें दिखती है। वो एक डिटेक्टिव थी और एक मुजरिम से पूछताछ कर रही थी
वहाँ वो एक लड़की को देखती है जो कि उसने दूसरी दुनिया में देखी थी। वो उसकी फ्रेंड थी और वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। जीहुन अपनी फ्रेंड के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर वो उठ जाती है और फिर वो योंगमिन को सब बताती है। योंगमिन उससे वादा कहता है कि वो किसी तरह भी ह्यून की यादें ढूंढ निकालेगा। नेक्स्ट सीन में एक छोटा बच्चा योंगमिन के टैक्सी में आता है और वो जीहुन को भी देख सकता था। फिर वो बच्चा उसे बताता है कि मुझे घोस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अब तक मैंने बस अच्छे भूतों को ही देखा है और मुझे आपसे एक मदद चाहिए क्योंकि मेरी बहन कई दिनों से गायब है। कल मेरा बर्थडे था और मेरी बहन कभी मेरा बर्थडे मिस नहीं कर सकती, यानी जरूर कुछ गलत हुआ है। प्लीज मेरी बहन को ढूंढ निकालिए। फिर योंगमिन और जीहुन उस बच्चे के घर जाते हैं। फिर दोनों उस बच्चे की बहन के स्कूल जाते हैं और वहाँ उसके क्लासमेट से पूछताछ करते हैं। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे जिसकी बातों से लग रहा था कि वो उस बच्चे की बहन को पसंद नहीं करते। इसमें एक लड़की जिसका नाम मीरा था, वो बहुत ज्यादा घमंडी थी और वहाँ उसकी एक फ्रेंड गायोन भी थी, लेकिन वो काफी डरी हुई थी। हम देखते हैं मीरा और उसके गैंग मिलके सभी को बुली किया करते थे। वो गायोन को भी बुली किया करते थे और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका बुरा हाल कर देगी। फिर हम देखते हैं गायोन अपनी दोस्त हायुल को याद कर रही थी। एक दिन गायोन को मीरा और उसके गैंग बुली कर रहे थे और पीट रहे थे। हायुल वहाँ आ जाती है और उसे बचाती है, लेकिन मीरा उस पे ही अटैक करती है और वो गलती से झाड़ियों में गिर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। मीरा खुद को बचाने के लिए बेचारी हायुल को मरा हुआ समझकर उस पे ढेर सारी पट्टियां डाल देती है और उसकी बॉडी को छिपा देती है। और वहाँ सभी लड़कियों गायोन को मिलाकर सबको ये धमकी देती है कि अगर किसी ने भी पुलिस को कुछ भी बताया तो उनकी हालत इसके जैसी होगी। अब गायोन ये बात छुपाकर बहुत बुरा फील कर रही थी। वो योंगमिन को सब कुछ बताती है। तो योंगमिन और जीहुन हायुल को ढूंढने झाड़ियों में जाते हैं। उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और वो वहाँ जाके देखते हैं कि हायुल बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहाँ वो बच्चा और उसकी नानी माँ भी आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर हायुल को बचाने की ट्राई करते हैं, लेकिन उसकी जान चली जाती है। लेकिन डॉक्टर डोजिन फिर भी हार नहीं मानते और उसको सीपीआर देते रहते हैं। वहाँ हायुल की स्पिरिट अपने भाई के पास आती है। वो उससे माफी मांगने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जा रही हूँ और योंगमिन को शुक्रिया करती है। बच्चा बेचारा रोने लगता है, लेकिन तभी हायुल फिर से जिंदा हो जाती है क्योंकि दोजिन ने हार नहीं मानी। अब हॉस्पिटल में गायुन हायुन से मिलने आती है, उसके लिए उसकी फेवरेट डिश भी लाती है और सब ठीक हो जाता है। बच्चे की नानी माँ योंगमिन को पैसे देती है और उसे थैंक्स करती है, लेकिन इस बार योंगमिन वो पैसे नानी माँ से नहीं लेता। वो उनसे कहता है कि इससे आप हायुल की कॉलेज की फीस भरना। इस बार से जीहुन सरप्राइज हो जाती है और इमोशनल भी कि योंगमिन दिल से बहुत अच्छा इंसान है। फिर वो घर आते ही वहाँ जीहुन उसे उसकी विश पूछती है और वो उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। जीहुन ये सुन के काफी शॉक हो जाती है। वो उसे कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि तुम इंसान हो, अब मैं मर चुकी हूँ। उसे उस लड़के की कही बात याद आ जाती है। वो योंगमिन को उसे दूर रहने कहती है, लेकिन योंगमिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे नामसान टावर ले जाता है जहाँ प्यार की विश करके लॉक्स लगाए जाते हैं। वो उसका और जीहुन का लॉक लगाता है। वहाँ डॉक्टर डोजिन और नर्स भी आ जाती है। जीहुन को डॉक्टर डोजिन को देखते ही कुछ याद आता है कि उसने डोजिन को डेट के लिए कहा था। शायद डोजिन और जीहुन लवर्स थे। ये बात वो योंगमिन को बताती है। योंगमिन को ये सुन के हर्ट होता है। योंगमिन डॉक्टर डोजिन से जीहुन की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछता है और वो कहता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये एक डिटेक्टिव थी और मेरी पेशेंट थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो नहीं बच पाई और मैंने इसे कभी डेट नहीं किया। योंगमिन ये सुन के खुश हो जाता है, लेकिन जीहुन सोचती है कि फिर उसे ऐसा क्यों याद आया। फिर वो ये बात सुन के खुश हो जाती है कि वो एक डिटेक्टिव थी। उसके बाद वो ये जानकारी लेके दोनों डिटेक्टिव के पास जाते हैं, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि योंगमिन की मॉम और जीहुन एक ही दिन सेम हॉस्पिटल में मरी थी। योंगमिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम और जीहुन के बीच में ऐसा क्या था जो उसको नहीं पता था। फिर वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ डॉक्टर डोजिन भी थे। फिर वो दोनों एक डार्क रूम में जाके पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें एक और गोस्ट मिलता है और वो भी जीहुन के जैसे एक डिटेक्टिव थे और योंगमिन से उसकी आखिरी विश पूरी करने कहता है और उसके बदले में वो हॉस्पिटल की जानकारी उसे देगा। वो गोस्ट कहता है कि मुझे मेरी बेटी से एक बार मिलना है जो कि फॉरेन में रहती है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर तुम मेरे एक दोस्त डिटेक्टिव से मिलेगा। तो योंगमिन उसके दोस्त डिटेक्टिव से मिलता है जो कि जीहुन के फादर थे। वो उन्हें पहचान नहीं पाती, लेकिन उसका दिल उन्हें पहचान लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर योंगमिन उनसे गोस्ट की बेटी का नंबर लेता है जो कि कल कोरिया अपने स्पीच के लिए आएगी। फिर रात को जीहुन योंगमिन से कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई किसी से कितना भी प्यार करे आखिर में अलग हो ही जाते हैं। योंगमिन कहता है कि चाहे ऐसा हो भी, लेकिन तब तक हमारे साथ ऐसी यादें रह जाती है जो कि पूरी जिंदगी साथ रहती है। और वो जीहुन को किस कर देता है। अगले दिन दोनों डेट पर भी जाते हैं और उसके बाद उस गोस्ट की बेटी जो कोरिया आई थी उससे मिलने जाते हैं,
लेकिन उसकी बेटी अपने पिता का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है और योंगमिन को वहाँ से जाने कहती है, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसको टाइम नहीं दिया था और वो हमेशा ही अपने केसेस में बिजी रहते थे, इसलिए वो उनसे हेट करती थी। इससे गोस्ट को बहुत दुख होता है। योंगमिन किसी तरह उसकी बेटी को कन्विंस करके उसके फादर की अस्थियों के पास ले जाता है और वहाँ उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो एक साइंटिस्ट थी, तो वो ये सब पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर योंगमिन उसे जो कहता है उसके बाद उसे विश्वास करना ही पड़ता है। फिर गोस्ट उससे आखिरी बार गले लगता है और योंगमिन को जंगवू का एड्रेस देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी बेटी बहुत रोती है और गाइस ये भी बहुत इमोशनल सीन था। दूसरे सीन में डॉक्टर डोजिन का एक राज रिवील होता है। उस हॉस्पिटल की एक सीनियर नर्स जो बहुत पहले से डॉक्टर डोजिन के फादर की केयर टेकर थी और डोजिन के फादर उसे बेरहमी से मारा करते थे। एक दिन सीनियर नर्स ने डोजिन के फादर को ही मार दिया और डोजिन को उससे बचा लिया। तब से ही उनके बीच बहुत स्पेशल रिश्ता है। यहाँ योंगमिन उस गोस्ट के दिए हुए एड्रेस पे आता है और जंगवू का घर उसे मिल जाता है, लेकिन वहाँ वो एक लाश देखते हैं और उसके दीवार में बहुत सारी तस्वीरें थी जिसमें जीवन की तस्वीर लगी हुई थी, यहाँ तक कि योंगमिन की तस्वीर भी वहाँ थी। फिर हम सीनियर नर्स को वहाँ देखते हैं। वो जंगवू की नेबर थी और वो योंगमिन को उस लाश के पास देके पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस योंगमिन को अरेस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जीवन के फादर को देखते हैं जो एक सीक्रेट रूम में जाते हैं और यहाँ एक और सीक्रेट रिवील हो जाता है कि जीवन दरअसल में मरी नहीं थी, बल्कि वो तो कोमा में थी और उसका इलाज हो रहा था और ये बात उसके फादर ने पूरी दुनिया से छिपाई थी। यहाँ योंगमिन से उसके दोस्त जेल में मिलने आते हैं। वो सबसे कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए और फिर पुलिस उसे पूरी रात हिरासत में रखते हैं। सुबह उसे छोड़ दिया जाता है और ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें रियल मर्डरर मिल गया है, क्योंकि वो डेड बॉडी एक हफ्ते पुरानी है। बाहर जाते वक्त योंगमिन जीहुन और उसके फादर का पोस्टर देख लेता है और यहाँ जीहुन को याद आ जाता है कि वो आदमी जिसे वो देखकर अचानक ही रो रही थी वो उसके पापा है। वो तुरंत ही उनसे मिलने जाते हैं। जीवन अपने फादर को देख के इमोशनल हो जाती है। वो योंगमिन को अपने बारे में उन्हें बताने से मना करती है, क्योंकि उन्हें ये जान के हर्ट होगा उनकी बेटी अभी तक ऐसे भटक रही है। योंगमिन उसके फादर को कहता है कि मैं जीवन का दोस्त था और मेरी मॉम भी, और हैरत की बात ये है कि मेरी मॉम और जीवन की मौत एक ही दिन हुई थी। मुझे इस बारे में सब कुछ पता करना है। मिस्टर कांग यानी जीवन के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। वो जीवन के कोमा में होने की बात कर रहे थे। वहाँ से योंगमिन और जीवन उस लड़की की गोस्ट के पास जाते हैं जिसकी लाश जंगवू के घर में मिली थी। दरअसल वो जंगवू की गर्लफ्रेंड थी। वो उन्हें बस कहती रहती है कि जंगवू ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ, वो किसी की जान नहीं ले सकता। उसके बाद वो योंगमिन को एक पुरानी हवेली में ले जाती है क्योंकि जंगवू वहाँ आया करता था और शायद वो वहाँ छुपा हो, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है जिसमें से डॉक्टर डोजिन उन्हें देख रहा था और कैमरे में सिर्फ योंगमिन ही दिख रहा था, इसलिए अब योंगमिन डॉक्टर डोजिन की नजर में आ गया था। इसी बीच योंगमिन के दोस्त की मॉम जिसे अल्जाइमर था उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे ही डॉक्टर डोजिन को पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी योंगमिन के दोस्त के मुंह में, वो छुप के एक अजीब ईवल वाली हंसी देता है। दूसरे दिन उस लेडी का फ्यूनरल रखा जाता है, यानी डोजिन ने उन्हें मार दिया और डॉक्टर डोजिन उस फ्यूनरल में शामिल भी होते हैं और दुख जताने लगते हैं। लेकिन जीवन नोटिस करती है कि डॉक्टर डोजिन दुख जताते वक्त एक इवल तरीके से हंस रहे हैं। वो योंगमिन को बताती है, लेकिन योंगमिन उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। एक सीन में योंगमिन की दोस्त की मॉम की स्पिरिट योंगमिन को दिखाई देती है और योंगमिन उसके दोस्त को ये बात बताता है। उसके मॉम की एक लास्ट विश थी कि वो अपनी प्यारी सी बेटी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाए और वो विश पूरी होती है और फिर उनकी स्पिरिट गायब हो जाती है। उसके बाद रात को दोनों घर जाते हैं, लेकिन वहाँ ऑलरेडी डॉक्टर डोजिन आए हुए थे। वो योंगमिन से कहता है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा की दवाई लेकर आया था। जब सबका ध्यान कहीं और था, डॉक्टर डोजिन उसके घर की तलाशी लेने लगता है, जो कि जीवन देख लेती है। यहाँ योंगमिन फिर से जंगवू के घर जाता है, जहाँ वो सीनियर नर्स को देखता है और क्योंकि वो जंगवू के सेम अपार्टमेंट में रहती है, योंगमिन को उस पर शक होता है। जीवन उसके पास एक कीरिंग देख लेती है जो कि वो स्पाइक का था जिससे सबका एक्सीडेंट हुआ था, यानी हो सकता है सीनियर नर्स ने विक्टिम्स को बाइक से हिट किया हो और पुलिस को भी वो एविडेंस फोटो के तरीके मिलता है। लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि ये कीरिंग सीनियर नर्स का है, लेकिन क्योंकि उस पर हॉस्पिटल का सिंबल बना हुआ था, वो हॉस्पिटल जाकर वहाँ की तलाशी करते हैं। दूसरे सीन में एक और राज रिवील होता है कि जंगवू को डॉक्टर डोजिन ने किडनैप करके रखा था और उसे जान से मार देता है, यानी डॉक्टर डोजिन ही इन सभी मर्डर्स के पीछे है। और जंगवू की गर्लफ्रेंड बिल्कुल सही थी। एक्चुअली जंगवू तो बस एक जरिया था, वो बस वो ड्रग्स प्रोवाइड करता था जो डॉक्टर डोजिन मंगवाता था। क्योंकि एक दिन उसे ये गलत काम करने से मना कर दिया, डॉक्टर डोजिन ने उस पे ही गलत इल्जाम लगा के हॉस्पिटल से निकाल दिया। या इससे बेखबर योंगमिन डिसाइड करता है
कि वो सीनियर नर्स को सभी सबूत दिखा के धमकी देगा ताकि वो उसे कांटेक्ट करे जिसके साथ मिलके वो ये सब कर रही है और योंगमिन उसे पकड़ ले। फिर दोनों अपने घर आते हैं, लेकिन तभी योंगमिन को पीछे से कोई अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब योंगमिन को होश आता है वो उसी जगह पे था जहाँ जंगवू को किडनैप करके मार दिया था। वहाँ डॉक्टर डोजिन आता है और योंगमिन से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, आज तक मुझे अपना सेवियर मानते आए, जबकि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मॉम को जानबूझ के मार दिया और तुम उसी इंसान को इतना रिस्पेक्ट देते आए हो और जीवन को भी मैंने ही मारा क्योंकि जीवन मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गई थी। तुम्हारी मॉम तो बस बीच में आ गई तो मुझे उसे भी मारना पड़ा और हाँ, मैंने उस लेडी को भी मार दिया जिसे अल्जाइमर था और ना जाने कितने लोगों का मैंने यही हाल किया। और उसे वो सब वीडियोस दिखाता है जो उसने लिए थे और ये सब करने में उसे बहुत मजा आता था, किसी को तड़पते देखने में, क्योंकि वो एक साइको किलर है। उसके बाद वो वहाँ पेट्रोल डाल के लाइटर से आग लगा देता है ताकि योंगमिन के साथ उसके सभी राज भी खत्म हो जाए और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जीवन के पास तभी ऐसी पावर्स आ जाती है जिससे वो योंगमिन को बचा लेती है। तो योंगमिन पुलिस और जीवन के फादर को कॉल कर लेता है। वो उनको बता देता है कि डोजिन ही असली किलर है, ना कि जंगवू। यहाँ डोजिन सीनियर नर्स से बात करता है, पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो। वो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरे दिन पुलिस डोजिन को अरेस्ट करती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद डोजिन सीनियर नर्स से कहता है कि योंगमिन कुछ गड़बड़ है, इसे वो सब कैसे पता चल जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और मैंने उसको खुद से ही बातें करते हुए देखा है। वो योंगमिन के टैक्सी में एक हिडन कैमरा लगवा देता है और उस पर हर पल नजर रखता है। वो देखता है कि योंगमिन खुद से ही बातें करता था और वो उसे पागल समझता है। यहाँ योंगमिन जंगवू की गर्लफ्रेंड के स्पिरिट को उस जगह ले जाता है जहाँ जंगवू की मौत हुई और वहाँ जंगवू की स्पिरिट भी दिखाई देती है। जंगवू योंगमिन को डोजिन की रिकॉर्डिंग देता है जो जंगवू के फोन में सेव थी और कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे। उस राक्षस ने सिर्फ मुझे नहीं मेरे प्यार को मार डाला। योंगमिन उसे वादा करता है और वहाँ जंगवू उसकी गर्लफ्रेंड के स्पिरिट के साथ गायब हो जाता है। फिर वो जंगवू के फोन को ढूंढ के उसमें से रिकॉर्डिंग अपने फोन में लेता है और रिकॉर्डिंग को पुलिस ऑफिसर और जीवन के फादर को भेज देता है। ये सब डोजिन कैमरा से देख लेता है और एक महफूज जगह में छिप जाता है जहाँ पुलिस उसे पकड़ ना पाए। यहाँ योंगमिन को पता चल जाता है कि उसकी टैक्सी में कैमरा फिट किया गया था। कैमरे में डोजिन से कहता है कि तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ और मेरा इंतजार करना, और वो कैमरा तोड़ देता है। वो सीनियर नर्स पे नजर रखता है और उसका पीछा करते हुए डोजिन तक पहुँच जाता है। योंगमिन और डोजिन के बीच जबरदस्त फाइट होती है। योंगमिन की जेब से जीहुन का मोबाइल गिर जाता है। जैसे ही डोजिन उसे हाथ में पकड़ता है वो भी जीहुन को देख पा रहा था। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मार दिया था, तुम घोस्ट बन के योंगमिन की मदद कर रही थी, तभी इसको सब कुछ पता चल रहा था, बट अब नहीं, अब सब कुछ खत्म। और वो फोन को आग में डाल देता है, यानी अब जीहुन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। योंगमिन वहाँ रोने लगता है और वो पागल सा हो जाता है क्योंकि उसने उसके जीहुन को खो दिया था। जब डोजिन योंगमिन को मारने ही वाला था और तभी पुलिस वहाँ आ जाती है क्योंकि योंगमिन ने पहले ही उसका लोकेशन उन्हें भेज दिया था और डोजिन को अरेस्ट कर देते हैं। दूसरे सीन में हॉस्पिटल में योंगमिन के जख्मों का इलाज होता है, लेकिन वो बहुत उदास था। जीहुन के फादर उससे मिलने आते हैं। योंगमिन अब उन्हें बता देता है कि आपकी बेटी की सोल अब तक मेरे साथ थी, वो मरने के बाद भी अब तक इस दुनिया में थी क्योंकि वो अपनी खूनी को पकड़वाना चाहती थी और वो उस फोन से जुड़ी हुई थी जिसे डोजिन ने चला दिया। आपकी बेटी नहीं चाहती थी कि आपको ये बात पता चले क्योंकि आपको ये सुन के हर्ट होगा। ये सुन के जीवन के फादर उसे कहते हैं कि कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो उसे जीवन के पास ले जाते हैं जहाँ वो कोमा में थी और जिंदा थी। उसे जिंदा देख के योंगमिन बहुत बहुत खुश हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ सीनियर नर्स सारे मर्डर्स का इंतजाम खुद पे ले लेती है। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें एक बार फिर डोजिन को रिहा करना पड़ता है और वो हॉस्पिटल में काम भी करने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव जीवन को हॉस्पिटलाइज किया हुआ है और उसे पता चलता है कि वो अब तक कोमा में थी और अब उसमें सुधार हो रहा है, इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज किया है। डोजिन सोचता है ये कैसे हो सकता है, उसे तो मैंने मार दिया था। और फिर वो घोस्ट तो समझ नहीं आता, लेकिन अब वो उसे फिर से मारने के लिए अपना इंजेक्शन लेता है और छुपके से जीवन के रूम में जाता है और वहाँ बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं फिर से तुम्हें ऐसे फिर से मार पाऊंगा, लेकिन जो भी हो फिर से तुम्हें मरता देख मुझे बेहद खुशी होने वाली है। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने वाला था, जीवन उठ जाती है और उसे कहती है, हाय मिस्टर डोजिन,
और योंगमिन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डोजिन वहाँ से भाग निकलता है और पुलिस और योंगमिन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस और योंगमिन उसे चेस करते हैं और किसी तरह उसे पकड़ ही लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। और अब जेल में दोजिन को गोश्त दिखाई देते हैं और अब वो दोजिन को बहुत बुरी मौत दे देते हैं और यहीं दोजिन खत्म हो जाता है। अगले सीन में जियोन फिर से डिटेक्टिव का पोस्ट करने लगती है, लेकिन उसका सीनियर उसे एक दिन की छुट्टी देता है, जिसमें वो योंगमिन के साथ डेट पे जाती है और वहाँ काफी मजे करती है। अब वो शमन के पास जाते हैं उसे बताने के लिए कि एक्चुअली जियोन जिंदा है। ये सुन के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि शायद इसीलिए वो इंसान से प्यार करने के बावजूद गायब नहीं हुई। अब योंगमिन उसे पूछता है कि मुझे इतने गोश्त दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी मॉम वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम एक लास्ट विश पूरी करने के लिए एक जगह में अटकी हुई है। योंगमिन याद करता है कि उसके मॉम ने एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए उसे कहा था, लेकिन उसी दिन वो एक्सीडेंट हो गया था। वो वहाँ जियोन के साथ पहुँचता है और उसकी मॉम वहीं थी, उसका इंतजार कर रही थी और योंगमिन को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। योंगमिन रोते हुए उनसे कहता है कि मॉम आपको मैंने बहुत वेट करा है ना। जियोन उन्हें नहीं देख पा रही। योंगमिन उसकी मॉम को जियोन के बारे में सब कुछ बताता है। अब वो उसे योंगमिन की फेवरेट डिश खिलाती है। यहाँ जियोन उसकी मॉम से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आप योंगमिन के साथ नहीं है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है। फिर जियोन उनसे वादा करती है कि वो योंगमिन का हमेशा ख्याल रखेगी। योंगमिन की मॉम कहती है कि अब मैं बिना कोई फिक्र इस दुनिया से जा सकती हूँ और वो गायब हो जाती है। ये बहुत इमोशनल सीन था। फिर वो ग्रैंडमा से भी मिलने जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। अब जियोन अपने सभी केसेस योंगमिन के साथ मिलकर सॉल्व करती है, कभी कभी गोस्ट की मदद लेके भी। और यही कहानी एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।